Recording in progress. तो आज की क्लास में हम सेकंड सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में एक सैंपल पेपर डिस्कस किया था और उसका सोल्यूशन जो है, जो वीडियो सोल्यूशन है, वो ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन पे आ गया होगा। अगर किसी ने ये क्लास अटेंड नहीं करी हो पिछले सैंपल पेपर वाली, तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो आज हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज सैंपल पेपर 2। ये सैंपल पेपर 2 है। ऑलरेडी मैं सैंपल पेपर 1 आप लोगों को करा चुका हूं। तो एक एक करके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल, चूंकि एमसीक्यू बेस्ड पे आएगा पहला, तो सवाल लिखा है पहला। और अगर आपको याद हो, कल भी क्लास में ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा नजर आ रहा है मुझे, आपको भी आ रहा है क्या? चलिए, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूं, कल भी क्लास में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था, यानी पहला सैंपल पेपर के जो पहला क्वेश्चन था, वो भी रिप्रेजेंटेशन पे ही था कि क्या सही रिप्रेजेंटेशन होती है जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये उस क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इज नॉट करेक्ट। भाई हम 50 केल्विन लिख सकते हैं, बिकॉज हाँ, तरीका बिल्कुल सही है। 225 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, वो सही है। फ़ारेनहाइट, क्योंकि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट मुझे जहां तक याद है आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े हैं। पहला पढ़ा है सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा था सेल्सियस, जिसको हम लोग पहले सेंटीग्रेड बोला करते थे, उसके बाद फ़ारेनहाइट और उसके बाद केल्विन। तो इनके बीच में कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। खैर, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन बताना है कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन इसकी सही नहीं है। तो भैया, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब साफ है, इसका जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल आ रहा है। अगर आप चेक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इक्वल्स टू 0 एंड इट ट्रेवल्स विद एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आफ्टर t सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम नहीं पता, किस टाइम हमें निकालना है, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन पे बेस्ड है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो भैया v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 5 है इंटू t। तो t की वैल्यू जाती है बेटा 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड कोई ऑप्शन यहां पे है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। गाइस, तुम कुछ बोल सकते हो अगर तुम कुछ बोलना चाहो तो। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उन दोनों के वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर ये है बच्चों और बी वेक्टर ये है। हमें बताना है ए का कंपोनेंट अलोंग बी। हमें ए का कंपोनेंट बनाना है अलोंग बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम अगर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लें। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? कॉन्सेप्ट ये था कि मान लीजिए एक वेक्टर ए यहां है, एक वेक्टर बी यहां है, इनके बीच में एंगल है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो मैं मान रहा हूं कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मान लेता हूं और एक यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मान लेता हूं। सही है क्या? मतलब मैं इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस और ड्रॉ कर देता हूं, सच दैट इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा a cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। बोलो तो सही बच्चों। मैंने अपने a वेक्टर को b वेक्टर के अबाउट क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया। यहां पे भी बोला हुआ है a अलोंग b निकालना है, इसलिए मैंने a को b के अलोंग रिजॉल्व कर लिया। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे बताओ हमें a cos थीटा और a sin थीटा में से कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है? ए कॉस थीटा। वेरी गुड। हमें क्या निकालना है बेटा? a cos थीटा। अच्छा, ऐसा है कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है सब लोगों ने। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है a डॉट b, वो होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आप समझें, व्हाट इज दिस a स्टैंड्स फॉर? दिस a स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस b स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन दीज टू। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहां से a cos थीटा निकाल लेता हूं। a cos थीटा का फॉर्मूला आ गया a डॉट b डिवाइड बाय a का मतलब, सॉरी, डिवाइड बाय b। b का मतलब सर है क्या? b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ b।
अगर आप वेक्टर बी देखेंगे और मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट, यहां पे 1 है 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे 1 है 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, रूट 2 है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, ए कॉस थीटा निकालना है। अब ए कॉस थीटा निकालने के लिए हमें ए डॉट बी चाहिए रहेगा, तो ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहां डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं मैं। ये कितना आ गया, ये आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट विद, यहां पे क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय रूट 2। ना ए कॉस थीटा निकल रहा है, मुझे वही निकालना है। हमें निकालना है कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी हमें निकालना है क्या, पूरा पूरा ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट 2 यानी हो जाएगा 5 बाय रूट 2, यानी ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है तो बताएंगे प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे प्लीज, बोलो यार। नो सर। नहीं डाउट है, चलिए जी अगला सवाल करें क्या। तो अगला जो सवाल है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को मार्क करो इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ मेरा एक YouTube पे एक लेक्चर पड़ा है जिसमें मैंने वर्क पावर एनर्जी की एक डीपीपी डिस्कस करी थी बेस्ड ऑन कोलिजन। आपको याद है क्या, किसी को मालूम है? कोलिजन sir. पे Yes, बेस्ड, sir. कोलिजन पे बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने एक डीपीपी में बनाए थे, और वो डीपीपी का सॉल्यूशन मैंने पूरा डाला था। आप थोड़ा सा मैं आपको याद करवाता हूं मैंने कैसे पढ़ाया था। वो एक बॉल थी, एक बॉल जब नीचे टप्पा खाती है, बाउंस बैक करती है, तो कितना ऊपर हाइट पे जाएगी, और उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन कराए थे। बट मैं दोबारा से आज आपको एक सीटीएम लर्न करवा रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, इसका कुछ भी मास हो सकता है, मास के ऊपर डिपेंडेंसी एक्चुअली है नहीं। ये नीचे गई, हाँ ये बाउंस होगी ऑफ कोर्स, ये नीचे गई, ये बाउंस होगी, रिबाउंड ऑफ कोर्स सेम ही लाइन पे होगी, बट डायग्राम दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा से अलग लाइन पे दिखा रहा हूं कि वापस मान लीजिए इस हाइट पे आ गई। कितनी हाइट से, h हाइट से मैंने इसे ड्रॉप किया। ड्रॉप किया का मतलब क्या होता है, u की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलिए, तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे जो हमारी सॉलिड सरफेस है इससे टकराई और टकराकर रिबाउंड कर गई h डैश हाइट तक। कितनी हाइट तक, h डैश हाइट तक। तो आपको मेरे साथ एक फॉर्मूला याद करना है, हाइट टू विच इट रिबाउंड्स, हाइट टू विच it rebounds, height to which it rebounds is equal to e to the power 2n into h, where h is a height from which it is dropped, height from which ball is dropped, n is का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन और नंबर ऑफ बाउंस, और ये जो e है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। जब भी कोई कोलिजन होता है तो वो इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर ई की वैल्यू 1 होती है, बट यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉल इज गिवन एज 0.6। तो बॉल जो ड्रॉप की है 1 मीटर से करी है, वो रिबाउंड कर रहेगी कितनी हाइट पे, ये हमें निकालना है। तो सीधा सीधा हमें एच डैश सॉल्व करना है बच्चों। तो एच डैश का फॉर्मूला क्या होगा, e to the power 2 into 1। 1 क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ बाउंस, दैट नंबर ऑफ बाउंस फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग दी हाइट, इंटू 1 हो जाएगा यहां पे। तो यह आ जाएगा e की पावर 2 इंटू 1। e क्या है, 0.6 की पावर 2, यानी कि कितना आ गया, 3.36 आएगा, तो 0.36 आंसर आ जाएगा। यानी हाइट टू विच इट रिबाउंडेड 0.36 मीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं, किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर, नो डाउट। नो सर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे? यस सर। क्या मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी के कोलिजन का एक वर्कशीट में कोलिजन का सारा इंपॉर्टेंट नंबर के करा दिया है? यस सर। पढ़ाया है ना भाई?
Yes, sir. चले आगे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? व्हेन कंसिडरेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स इंपॉर्टेंट। Moment of inertia is nothing but it is a physical quantity that plays the same role as played by the mass in a linear motion. जैसा मास होता है उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। जैसे बॉडी पे फोर्स लगाने से वो चलती है, बॉडी पे टॉर्क लगाने से बॉडी घूमती है, उसका रोटेशन होता है। यानी लीनियर मोशन के केस में तो कभी भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है कि जब मोशन रोटेशनल होगा तभी बात करेंगे। फिर एक लिखा है कि व्हेन मोशन इज अलोंग इज कर्व्ड पाथ। क्या है? कर्व्ड पाथ। तो क्या कर्व्ड पाथ के लिए होगा? सर नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है। हो सकता है बॉडी सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रही हो, कर्व्ड पाथ वो भी हो सकता है, तो ये भी कंपलसरी नहीं है। और इन ऑल द अबव केस है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन क्या लगेगा इसका? ऑप्शन बी सही। अरे बोलो तो सही बच्चों। Yes, sir. अगला सवाल देखेंगे सारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हम लोग अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, यानी कि मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं। जब मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा होता हूं, जब मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा होता हूं, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgr। भाई mgh हमारा क्या हो जाएगा? mgr। सबसे पहले सारे बच्चे ये करेक्शन कर लो अपने दिमाग की कि जब बॉडी को किसी हाइट पे ले आया जाता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से लिया जाता है। यानी व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उस वक्त भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो mgh की जगह बस mgr हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब सवाल में बोला गया कि एक मास है जिसे लिफ्ट किया गया एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यानी मैं ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया बेटा? हाइट की वैल्यू r हो गई। यानी कि मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, अगर मैं आई एम सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये थोड़ी ना होता था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था माइनस जीएम अपॉन में आर, है ना, माइनस जीएमएम अपॉन में आर, सॉरी। तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ जीएमएम अपॉन में आर प्लस एच। मेरी करेक्शन देख लो बेटा, मैंने गलत एक स्टेप कर दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसमें था कि सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी है। कहां पे पड़ी है बॉडी? सरफेस ऑफ अर्थ पे। और उस सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को ऊपर ले जाया गया हाइट h पे, जिसकी वैल्यू r के ही बराबर है। तो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये कहां पे है? ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जीएमएम अपॉन में आर। और जब वो एट हाइट चली गई तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया? माइनस जीएमएम अपॉन में आर प्लस एच। और हमें दिखाई दे रहा है कि एच की वैल्यू आर के बराबर है, तो हो जाएगी माइनस ऑफ जीएमएम अपॉन में 2r। तो ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया और ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सही है बच्चों? यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बच्चों बोलो। यस सर। क्या Yes. निकालना है बताओ ना। Change in potential energy. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डेल्टा यू। Yes, sir. डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा? यूएफ माइनस, QI चलो जी यूएफ की वैल्यू बताओ। minus DMM upon में 2R. और Nine. प्लस यूआई की वैल्यू जीएम अपॉन में आर। सही है क्या? सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बोलो। भाई हाफ में से प्लस वन माइनस के तो प्लस हाफ ही तो आएगा। ये आ गया। अभी इस Yes, sir. फॉर्मूले, इस टर्म में ये नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो गया? ये हो गया जी एम एम आर अपॉन में 2r स्क्वायर। लेकिन जी एम अपॉन में आर स्क्वायर कितना होता है? स्मॉल जी होता है, यानी कि m स्मॉल जी r डिवाइड बाय 2। यानी आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी।
बोलो यार। सर डी होगा। है डी होगा। डी होगा सर, सॉरी, डी। आई एम सॉरी, हाँ इज ऑप्शन डी, बिकॉज कैपिटल एम तो मास ऑफ अर्थ है, ये आंसर होगा। बोलो समझ में आता है क्या? यस सर। अगला सवाल ले लें। यस सर। यस। अगला सवाल देखेंगे बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। मैंने बड़ा सिंपल सा रूल बताया है कि 99.99% केस में जब भी ग्राफ दिखे तो क्या निकालो? स्लोप। स्लोप क्या है इसका? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, हाँ या ना? यस सर। क्यों भैया? क्योंकि वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये कोई सा भी मॉडुलस हो सकता है, सही है क्या? अब यहां पे हमें बताना है कि इनमें से चारों में से ठीक कौन है। 3 मटेरियल है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3। चेक करके बताओ स्लोप किसकी सबसे ज्यादा? जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसकी स्लोप सबसे ज्यादा, बोलो तो सही। हाँ जी Yes, sir. बताओ, किसका एंगल सबसे ज्यादा? मटेरियल 1। मटेरियल 1 का एंगल सबसे ज्यादा, मटेरियल 1 का एंगल सबसे ज्यादा, मटेरियल 1 की स्लोप सबसे ज्यादा, मटेरियल 1 का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। मटेरियल 1 हैज अ हाईएस्ट एंड मटेरियल 3 इज अ लोएस्ट इलास्टिसिटी। सही लिखा है क्या? सर। आपको जो रिटन सोल्यूशन मिले हैं उनमें आंसर गलत लिखा हुआ है बेटा। इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी। अच्छा चेक करो, सी हो सकता है क्या? सी लिखा हुआ है बुक में सोल्यूशन, सी हो सकता है क्या? नो सर। सी में लिखा है मटेरियल 3 हैज अ हाईएस्ट एंड मटेरियल 1 हैज अ लोएस्ट इलास्टिसिटी। गलत है, मटेरियल की सेम इलास्टिसिटी गलत है। फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है। कर सकते हैं, आंसर क्या लगा रहे हैं बच्चों? ऑप्शन बी। चलें क्या? यस सर। चलो, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैसे ये AEEE का था, मतलब ये जेई का क्वेश्चन है। मेरे जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल से याद आया कि मंडे को आप लोग सब मॉड्यूल्स भी कलेक्ट करेंगे जो जेई वाले बच्चे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है क्वेश्चन जे AEEE का क्वेश्चन था, और लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लिखा है दी मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 has volume V1 expand isothermally to volume 2V1 and then adiabatically to volume 16V1. The final pressure of a gas बताना है where gamma, ये lambda नहीं है, क्या होगा ये? गामा होगा। गामा इक्वल्स टू 5/3। मुझे एक बार बताएंगे बेटा, मोनोएटॉमिक का गामा तुम्हें याद है क्या? वैसे मोनोएटॉमिक का गामा पता है क्या? मोनोटॉमिक गैस का गामा, गामा मतलब CP/CV की वैल्यू। क्या ये सही है? कोई जवाब नहीं आ रहा। यस सर। ये सही है? यस सर। चेक कर रहे हैं बच्चे, कह रहा है पता नहीं है क्या नहीं है। यस सर, 5/3। फॉर्मूला याद कर लो, 1 + 2/f। गामा का वैल्यू याद का फॉर्मूला याद कर लो, 1 + 2/f। f क्या है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है? 3 होती है। तो 1 + 2/3 कितना आ जाएगा? 5/3। बिल्कुल सही दे रखा है सर। सर दे रखा होगा हमेशा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं दे रखा होगा तो अपने आप सॉल्व करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। खैर सवाल शुरू करते हैं। इसमें 2 प्रोसेस काम कर रही है बेटा। पहला काम कर रहा है कैसा? आइसोथर्मली। क्या तुम्हें पता है आइसोथर्मली P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर होगी? वॉल्यूम V2 जो है वो कितना कर दिया बेटा? ट्वाइस ऑफ V1। ट्वाइस ऑफ V1 का मतलब क्या है? मैं V2 क्या लिख दूं? 2V1 लिख देता हूं। V1 से V1 कट गया, यानी P1 कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ P2 आ गया। और ये दूसरी इंफॉर्मेशन V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, ये भी लिख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगी। पहले मैंने अपनी गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, उसके बाद हमने एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना है। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना है, इसके बाद यानी कि P2 V2 से कितना हो जाए? P3 V3 हो जाए। लेकिन सर यहां पे गामा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों ये।
अब बच्चों P2 V2 गामा P3 V3 गामा के बराबर है। अब मुझे मालूम है कि जो V2 है, हमें मालूम है जो V2 है, V2 तो ट्वाइस ऑफ क्या है बेटा? V2 ट्वाइस ऑफ, हमें बोलो ना V1 क्या है? ट्वाइस ऑफ V1 है। V1 इसकी पावर गामा इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ये क्या है? P3। P3 तो हमें निकालना है, हमें प्रेशर ही निकालना है ना, फाइनल प्रेशर ही निकालना है। अच्छा, अपन P1 P2 की जगह क्या लिख सकते हैं? P2 की जगह P1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्या बोलो? Yes sir सही है क्या? और यहां क्या बन गया बच्चों? V3। V3 क्या है? V3 हमारा दे रखा है 16 टाइम्स ऑफ V1 की पावर गामा। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर सर बोल काहे नहीं रहे हो Yes, भाई? हाँ बेटा जी, तो P1 की पावर डिवाइड बाय 2, 2 की पावर गामा, V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 16 की पावर गामा इंटू V1 की पावर गामा। V1 की पावर गामा से V1 की पावर गामा कैंसिल कर दिया। क्या Yes, निकालना है sir. सर? आपको P3 निकालना है। आपको P3 किसके टर्म्स में निकालना है सर? आपको P3 निकालना है सर P1 के टर्म्स में। तो P1 अपॉन में 2, यहां 2 की पावर गामा डिवाइड बाय यहां पे 16 की पावर गामा, चलेगा क्या? Yes sir तो P1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 16 की होल पावर गामा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये तो 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो 8 हो जाएगा। बोलो। तो P1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 8 की पावर गामा, गामा की वैल्यू बोलो बेटा 5/3। अरे बोलो तो सही यार। Yes sir यस सर हाँ जी बोलो। क्या मैं इसे 2 की पावर 3 लिख लूं नीचे? 8 को 2 की पावर 3 लिख लूं? यस सर तो ये 2 की पावर 3 हो गया। इसकी पावर कितनी हो गई? 5/3। चलो जी, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे अगर आप सॉल्व करें बेटा, ये आ गया P1 अपॉन में 2 इंटू, हाँ जी, इसकी पावर 3 से तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा नीचे? 2 की पावर 5। बोलो तो सही यार। Yes sir ना 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है क्या? 2 की Yes, sir. पावर 5 गाइस क्या हो गया तुम लोगों को? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 तो यानी यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई, यानी P3 कितना आ जाएगा बोलो? 1/64 यानी कि ऑप्शन ए इसका सोल्यूशन भी शायद पीछे गलत दे रखा है कुछ, मतलब सही से सॉल्व नहीं किया हुआ, बट हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब जो भी है ना, ये आंसर सही लिखा है मैंने। सर ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक्चुअली मेरे पास ना आज सुबह किसी बच्चे का मैसेज आ गया था इस क्वेश्चन को लेके कि सर ये गलत सॉल्व किया हुआ है या कुछ गलती है, तो क्या उसको तो मैंने बता दिया था, मुझे था कि मैं क्लास में भी इसे एक्नॉलेज कर दूं। चलें बेटा आगे। गाइस तुम बोल नहीं रहे, आज क्या बात है? यस सर चलिए अगला सवाल। A body is moving with a constant speed in a horizontal circle। हाँ जी बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमारा बॉडी मूव कर रहा है। मुझे पता है अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इस पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा? Centripetal बहुत बढ़िया, Petal. सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। इसने बोला बताओ इनमें से कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा? सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। सर्कुलर मोशन करते वक्त हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। हाँ जी सर, एक्सेलरेशन क्या ये कांस्टेंट होगी? जवाब है नहीं। बच्चा बोलता है सर क्यों नहीं कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट तो होगी। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो फिर ये सही तो होगी, ये कांस्टेंट तो होगी। क्या ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगी? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो तो सही। यस सर तो क्या ये हमेशा सेंटर की तरफ नहीं लगेगी? यस सर तो Yes, क्या sir. ये सही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ये?
यार तुम बोल नहीं रहे यार, मजा नहीं आएगा ऐसे। ध्रुवी गुप्ता तू बोल भाई। अक्षित यस सर। यस सर नहीं, जवाब बता। पता नहीं। सर कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट नहीं होएगी, मे बी सर। मे बी। चलो मैं आपको एक लॉजिक दोबारा से सिखाता हूँ। ये मैंने आपको सर जब मास कांस्टेंट होगा तो, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। ये क्या बोला, कौन बोला? ये किसने क्या बोला? सर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बेबी मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, इसकी बात कर बस। इसकी नहीं। नहीं है? क्यों नहीं है? सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, लाइक वहां स्पेसिफाई नहीं कर रहा था मतलब कौन सी ये acceleration। कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्चुअल में एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है? फिर ये v स्क्वायर सेंट्रीपिटल। का r होता है। क्या तो इसकी सर डायरेक्शन velocity चेंज होगी? जी हाँ होगी सर। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ऐसे होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे होगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होता ऐसे, तो इस पॉइंट पे इधर लग रही होती, इस पॉइंट पे इधर लग रही होती, इस पॉइंट पे इधर लग रही होती। होती कि नहीं होती बोलो? यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, लेकिन जब इस तरफ खड़ा है तो सेंटर इधर होगा, जब उस तरफ खड़ा है तो सेंटर इधर होगा। डायरेक्शन वेक्टर की बदल रही है नहीं बदल रही है? बदल रही है ना सर, इसलिए ये सेम नहीं होगी। और चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, तो मास से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो भी तो कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे जो v है वो एक्चुअल में स्पीड है, और स्पीड तो कांस्टेंट होती है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही। बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 99.99% केस में ग्राफ देखो तो क्या निकालो? स्लोप। स्लोप है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या है सर? एक्सेलरेशन। यानी कि अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो आपकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी। अब उन्होंने बोला रेशो ऑफ एक्सेलरेशन बतानी है हमें, तो 0 से लेके t1 टाइम तक ये कितनी है? tan 30 है। और अगर हम यहां रिटार्डेशन की बात करें, जहां वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है t1 से t2, तो स्लोप है 60 डिग्री, तो tan 60 है। यानी यहाँ पे a1 अपॉन में a2 का रेशो कितना आ जाएगा? tan 30 अपॉन में tan 60, यानी कि 1 अपॉन में √3 डिवाइड बाय √3, यानी कि 1 अपॉन में 3, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। अगला सवाल। अच्छा यहां से मुझे एक चीज याद आ रही है, हो सकता है कुछ बच्चे जो क्योंकि शुरुआत के सेशन में कई बार होता है कि लेट ज्वाइन कर रहे हैं, नॉल ऐसा कुछ चीजें होती हैं। मैंने ना एक आपको नोट्स दिए थे, मुझे याद है, बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, क्या आपके पास वो नोट्स हैं? यस यस सर। यस सर, यूएनएम वाली बुकलेट। हाँ थे। वो आखिरी में एक ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सी बुकलेट दी थी, छोटी सी पतली सी 10 पेजों की। बच्चों आपके पास है वो बुकलेट? सबके पास? यस सर। नो सर। हाँ ये कौन सा बच्चा है बेटा? हेमंत। जसलीन मैम इस बच्चे का नाम लिखो, हेमंत पराशर। बेटा और कोई बच्चा है जिसका से वाली बुकलेट नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। नाम बता बेटा। दिव्यांश। दिव्यांश गुप्ता। प्लीज इसके नोट्स कलेक्ट करो पीडीएफ, और इसका लेक्चर कंप्लीट करो। एक क्वेश्चन पक्का है सिग्निफिकेंट फिगर पे, एक क्वेश्चन पक्का है। जैसे ये बोलेगा बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे पता है डेसिमल प्लेस से नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उसके बाद में सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। आंसर क्या लगेगा इसका? 5। अब ये नॉलेज तो तब है ना जब हमने लेक्चर देखा हुआ है। ये पूरा 1 नंबर का है और इतना आसान है कि 1-2 घंटे में तुम पूरा कर दोगे कंप्लीट। मेरे ख्याल से 1 ही घंटे का लेक्चर है उसमें, तो ये वाला जरूर आपको देखना है। और किसी के पास भी ये बाद में कोई लेक्चर देखे
और इसीलिए मैं बार बार देखो बोलता हूं कि देखो मॉक टेस्ट पढ़ना या करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता चल गया ना कि अरे वाला टॉपिक कहां से आया, ये पता होना चाहिए ना। नहीं पता है, नहीं आ रहा है समझ में, तो पूछ लो ना भाई, ये पढ़ लेंगे। आंसर आ गया इसका। खैर 5 अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है बेस्ड ऑन स्टेशनरी वेव्स। याद है स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन। अब उसमें बोल रहा है कि बताओ इनमें से 3 वेव में से कौन सी 2 सुपर इंपोज हों ताकि स्टेशनरी वेव बना सके। अब भैया देखो ये तो वाई डायरेक्शन में जा रही है ना, इसकी तो बात ही मत करो। ये दोनों एक्स में जा रही हैं और ये जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और ये जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। हाँ या ना तो बोला करो यार। Yes, sir. When Yes, they sir. will superimpose on each other, they will definitely produce what? Stationary Stationary. wave. यानी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये अगले 4 क्वेश्चन जो हैं असर्शन रीजन पे बेस्ड हैं। सवाल लिख करके पढ़ेंगे। सवाल लिखा है पहला, assertion लिखा हुआ है when a 30 Newton force is inclined to the y-axis at an angle of 60 degree. 30 Newton 30 dyne force is inclined to y-axis at an angle of 60 degree. तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि यहां पे एक फोर्स है जो कि यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इसके जब मैं 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ करूंगा तो एक कंपोनेंट बनेगा यहां पे f cos 60। cos 60 बता सकता है कोई क्या होता है? रूट So 1/2. 1/2. 2. 1/2। और यहां कंपोनेंट क्या बनेगा बोलो? F sin 60. f sin 60। f sin 60 कितना हो जाएगा? Root f 3/2. रूट 3/2। 3/2. फोर्स की वैल्यू 30 डाइन है, 30, यानी यह आंसर आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 15 रूट 3 डाइन। यही बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 15 आएगा और हॉरिजॉन्टल 15 रूट 3 डाइन। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है, असर्शन तो सही है। रीजन क्या लिखा है? when vectors A is inclined to y-axis, the vertical and the horizontal components are A cos theta and A sin theta। हाँ यार, इसी के लॉजिक पे बेस तो काम किया है, यानी मेरा असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब इस 13th का आंसर क्या आएगा बच्चों? 13 का आंसर आएगा ऑप्शन ए सही। अगला सवाल पढ़िए, क्या लिखा है? इसमें लिखा है इंपल्स इज अ डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इज इट ट्रू? क्या इंपल्स की डायमेंशन लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है? हाँ, बिकॉज इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। Yes, sir. क्या हमने डेरिवेशन कभी करी है क्लास में कि इंपल्स का फॉर्मूला एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू P2 माइनस P1 होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, स्टेटमेंट ठीक है। असर्शन क्या हो गई बेटा? ट्रू हो गई। रीजन कहता है इंपल्स इज फोर्स इन टाइम। ट्रू तो है, लेकिन ये P2 माइनस P1 भी तो बताते, यानी असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ऑप्शन बी सही लग रहा है क्या? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखेंगे। द साइज एंड द शेप ऑफ अ रिजिड बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक बात बताओ, इंटरनल फोर्स अगर होता यहां पे शब्द तो क्या फर्क पड़ जाता? इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नलीफाई कर देते हैं, ठीक है क्या? Yes, sir. अब Yes, sir. अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा तो क्या उसके साइज में, उसके शेप में कोई फर्क आएगा? Yes, sir. नहीं आएगा बच्चों। ये बॉडी कौन सी है जरा चेक करो। Rigid body. रिजिड बॉडी वही तो बॉडी होती है जिसके पार्टिकल्स का रिलेटिव मोशन नहीं होता, जिनके पार्टिकल्स पे फोर्स लगाने पे उन मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन रिजिड बॉडी। तो ठीक है साहब, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और चूंकि मैं रिजिड बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं इसीलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, तो रीजन से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? ऑप्शन लगेगा ए। मान लो ये रिजिड बॉडी ना होती, इलास्टिक बॉडी होती, तो क्या साइज चेंज होता, शेप Yes, चेंज sir. होता? हाँ होता। लेकिन चूंकि ये कौन है?
Rigid body. Rigid और body. रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसीलिए सही है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन ए लगा रहा हूं। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। लिखा है एट अ डेप्थ इक्वल टू ट्वाइस द हाइट ऑफ द सरफेस, एट अ डेप्थ इक्वल टू ट्वाइस द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज आर सेम। हाँ बिल्कुल सही है, आपने हाइट की वजह से फॉर्मूला पढ़ा था 1 - 2h अपॉन में आर, R. यहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था जीडी का फॉर्मूला ये था g इंटू 1 - d बाय आर। अगर सेम वैल्यू चाहिए तो यानी कि d की 2h के बराबर होनी चाहिए। हाँ सर, असर्शन तो ट्रू है। रीजन कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ये गलत नहीं लिखा हुआ क्या? Yes, sir. असर्शन ये तो गलत फॉर्मूला है ना, हाइट जो है h की जगह x लिखी हुई है, तो यार माइनस होना चाहिए था ना यहाँ पे, और यहाँ Yes, तो sir. बिल्कुल ही गलत Yes, लिखा हुआ है। sir. तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, False. रीजन फॉल्स। False. ऑप्शन कौन सा लगा दूं? C. आगे चल सकते हैं क्या बच्चों? Yes, sir. ओके जी, अगला सेक्शन आ गया बच्चों। ये लिखा है चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क डन है, Well, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और ये थ्योरम बन जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऑफ कोर्स ये करेक्ट इक्वेशन है, आप इसको प्रूव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हाँ जी, अगला सवाल, व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बोलो। acceleration in the same direction where the motion is. मोशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी बढ़ने की डायरेक्शन सेम हो जाए Yes, sir. और अपोजिट हो जाए तो नेगेटिव। वैसे यार ये 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या? वैसे ये ज्यादा छोटा है, ये क्वेश्चन इतने में नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? बोलो। The kinetic energy equals to p square by 2m. P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है क्या? डिराइव कर Yes, सकते sir. हो? Yes, sir. हाँ जी, ये कल की क्लास में भी क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. टॉर्क क्या होता है पता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सिग्निफिकेंस? कहां पढ़ते हो टर्निंग इफेक्ट को? हर जगह पढ़ते हैं। जो हमारे हिंजेस हैं दे वर्क ऑन इट, द रेंज एंड बोल्ट सिस्टम वर्क्स ऑन इट। पूरा एक्सप्लेन कर देना, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म सब बता देना। हाँ जी सर, ये बुगल क्या होता है? वो बुगल नहीं होता, वो ट्रम्पेट जैसा होता है, ऐसा मतलब ऐसे घूमता हुआ, कैसे बताऊं, ऐसा सा होता है, ऐसा पाइप होता है उसमें, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा डायग्राम बना दिया मैंने वैसे मजाक मजाक में, है ना? बताओ, ये बुगल किसने बजाया है क्या? ये एनसीसी कैडेट्स को पता होगा। एनसीसी वाले हैं कोई क्या? Yes, sir. हाँ तू बता, अक्षित, अक्षित है ना? No, sir. हाँ, कौन था? Sir, Hemant. हाँ Hemant. हेमंत, बता, बुगल बजाया है तूने कभी? नहीं सर, देखा है, सीनियर्स बजाते हैं, सीनियर juniors को बजाते नहीं। हैं। अच्छा, किसी को पता है इसके अंदर कोई छेद वेद होते हैं क्या? वॉल्स होती हैं क्या कुछ, जैसे बांसुरी में होती हैं ऑर्गन पाइप्स में? No, sir. तनिष्का, होते हैं इसमें? No, sir. वॉल से नहीं होते। अच्छा, बांसुरी तो सबने देखी होगी, बांसुरी फ्लूट, Yes, sir. उसमें तो छेद अलग अलग होते हैं, और उनके Yes, sir. वॉल्स को किसी को बंद किया, किसी को खोला, किसी को बंद किया, किसी को खोला, उसकी लेंथ चेंज करी, और लेंथ चेंज करने की वजह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड आती है। ऐसे तो होता है, Yes, sir. होता है ना? तो बुगल में ऐसा क्या होता है? बुगल में तो छेद ही नहीं है, एक ही प्रकार का साउंड बजना चाहिए, लेकिन बुगल तो भाई, मतलब ये जो हमारी रिट्रीट सेरेमनी होती है इंडिपेंडेंस डे में, उस दिन भी बुगल बजाया जाता है, जो हमारी टीम होती है, एनसीसी वाले तो बजाते ही हैं। तो एक साउंड तो आता है एक बड़े सुंदर सा, उसका कारण है एयर प्रेशर गिवन बाय द माउथ ऑफ अ बुगल होल्डर। जो बुगल बजा रहा है वो ऐसे एक जैसी हवा नहीं फेंकता,
वो अपने मुंह को भी टेढ़ा मेढ़ा कर फेंकता है ऐसे। देखा तुम लोगों ने बगल बजाते हुए किसी को? तो दे मैनेजेस द एयर प्रेशर बाय जस्ट एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ देयर लिप्स। इसीलिए यहां पे बिना वॉल्व हुए भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस होती है। पढ़ लोगे क्या? Yes, sir. इसका सोल्यूशन पढ़ लेना। हाँ जी, Yes. फिर क्वेश्चन दोबारा आ गया। पेंडुलम ने टाइम गेन कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय गेन टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय गेन टाइम? तो घड़ी आगे चलने लग गई। घड़ी आगे चल रही है, यानी कि जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा था वो 0.8 सेकंड में होने लगा। तो हमने कहा लेंथ बढ़ा दो पेंडुलम की। याद है क्या? कंपाउंड पेंडुलम की लेंथ Yes, बढ़ा दो, sir. लेंथ Yes, बढ़ sir. जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉक का टाइम सही हो जाएगा। Yes, sir. ये कल की क्लास में भी था। हाँ जी, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड हेंस डिराइव द रिलेशन। पढ़ा हुआ है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको याद हो तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट बनता है वो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन से, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये म्यू है, और टेन थीटा का फार्मूला कितना होता है? म्यू के बराबर होता है। ये डिराइव करना आता है ना? Yes, sir. हाँ बेटा, ध्यान लगाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पार्ट डिस्प्लेसमेंट की 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 1, 2 और 3। हमें बताना है विच ऑफ देम इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनमें से किसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो करना क्या था यार, इसको डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, एक्सेलरेशन के लिए पता चल जाएगी। जैसे इसको डिफरेंशिएट करो पहले वाले को, अगर आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा dxa अपॉन में dt, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2, दैट्स इट 2। बोलो। यस सर। तो फिर अगर आप a निकालोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, बोलो। तो vb का फॉर्मूला कितना आ गया? dxb अपॉन में dt स्क्वायर, यानी कि 6t + 2। यानी कि अगर मैं इसका एक्सेलरेशन एक और बार कर दूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर रहे हैं हम? 6t + 2 का, और 6t + 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 6 आएगा, 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और थर्ड वाले केस में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे पहले x का तो ये आ जाएगा 15t स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? 15t स्क्वायर प्लस 4। और फिर जब आप एक्सेलरेशन करके दोबारा से इसको करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 15 दूनी 30 इंटू 30t. t + 0 यानी कि 30t। अब दोबारा देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है। हाँ एक्सेलरेशन है बट वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। तो इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है बच्चों, तो आपको इसको पूरा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर पाएंगे? यस सर। Yes, sir. यार तुम ना बहुत कम बच्चे बोलते हो यस सर नो सर, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ये। 40-45 बच्चे हैं क्लास में और आवाज किसी की नहीं आ रही है ऐसे। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन कराऊं बेटा। 23 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 बचे हैं, 33 क्वेश्चन तो टोटल है हमारे, फटाफट खत्म करेंगे। क्या आपने आज तक ये नाम पढ़ा कभी मेरी क्लास में? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आप लोगों को मैंने टॉपिक पढ़ाया था टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज And potential पोटेंशियल energy. एनर्जी। दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है? टोटल एनर्जी आता है। उस टोटल एनर्जी का जस्ट नेगेटिव जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बट इफ दिस क्वेश्चन विल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन तो आपको जवाब कैसे देना होगा? आपको देना होगा बाइंडिंग एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड और टू सेपरेट। सेपरेट। वेरी गुड, Separate. बहुत अच्छा बेटा। मैंने आपको बताया था जब भी इस प्रकार की डेफिनेशन दी जाती है तो आप बताते हो कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी टू रिमूव दैट सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट।
इसलिए बाइंडिंग एनर्जी को जब डिफाइन करोगे तो प्रॉपर्ली करना, और इसमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा और इनके सबकी एक्सप्रेशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कितना है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। यस सर। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉलम प्रेशर। देखो कॉलम प्रेशर कुछ नहीं है, आपको याद होगा हमने हाइड्रोडायनेमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा, स्टैटिक में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे ए है और एक पॉइंट यहां पे बी है, और हमने एक लिक्विड सिलेंडर ऐसे ज्यूम कर लिया था, और फिर हमने यहां पे प्रेशर पी ए ले लिया था, इस पॉइंट पे प्रेशर पी बी ले लिया था, और पी ए और पी बी में से बिकॉज पी बी जो है वो ज्यादा होता है, तो पी बी माइनस पी ए विल बी इक्वल्स टू एच रो जी। हमें ये एक्सप्लेन करना, तो कॉलम प्रेशर इज नथिंग बट इट इज अ प्रेशर exerted by the particular volume of a liquid in the liquid only, है ना इसके अंदर जो। तो ये आपने डेरिवेशन करी है मेरे साथ क्या? यस सर। Yes, sir. और अगर आपको याद हो आपने इसमें बच्चों मेरे साथ किसका कौन सा पढ़ाया था मैंने, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का कौन सा मैंने पढ़ाया था, है ना, जब मैंने बोल दिया था कि ए पॉइंट जो है जस्ट अबव है, याद है एब्सोल्यूट प्रेशर का बताया था। यस सर। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था गॉज प्रेशर का, आपको याद होगा गॉज प्रेशर ना, वो सब मैंने पढ़ा रखा है। चलो कर लोगे डेरिवेशन? यस सर। चलो ये सवाल पढ़ो, क्या लिखा है, कैलकुलेट दी RMS speed of a gas of density 2 gram liter, pressure 76 centimeter of HG column, density of mercury 13.6 gram centimeter cube, acceleration due to gravity 980। बेटा देखो सबको CGS सिस्टम में लेके चलना, SI में कुछ नहीं लेना, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं, कोई मुझे बताएगा RMS का फॉर्मूला क्या याद किया हुआ आप लोगों ने? Root V1 V2. रूट 3RT बाय M, आपने ये याद किया भाई, याद है क्या? रूट Yes, sir. 3RT बाय M, या फिर आपने हो सकता है इसे KBT अपॉन में स्मॉल m याद कर रखा हो, याद है आप लोगों को? अंडर रूट 3 KBT अपॉन में स्मॉल m। उसके बाद हमने याद कराया था कि KB की जगह आप क्या डाल लो, KB की जगह आप R अपॉन में NA डाल दो, तो M इंटू NA हो जाएगा, और M इंटू NA कितना होता है, कैपिटल M होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन sir. अभी जो क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हो उसमें यहां पे डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, यानी कि हमें R और T और M के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं वापस इसको RT की जगह PV लिख देता हूं, और यहां पे मैं V को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, यानी ये बन जाता है 3P अपॉन में M अपॉन में V, और M अपॉन में V विच इज अ मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास अपॉन में वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? डेंसिटी होता है। तो VRMS का फॉर्मूला कितना बन गया? रूट Root 3P by 3P rho. बाय रो। नाउ लुक एट दिस, P क्या है बेटा? P है सर प्रेशर, वो कितना है? 70 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम, यानी H रो जी। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सही है। दूसरा इसने बोला साहब डेंसिटी जो दे रखी है यहाँ पे, रो जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर। CGS में रहना तो ग्राम को तो चेंज करना नहीं, लीटर को चेंज करना है। अच्छा मैंने ना तुम्हें ना कन्वर्जन सिखा रखी है कि 1 लीटर जो होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन Yes, तुझे sir. मीटर क्यूब में कन्वर्ट तो करना नहीं है बच्चे, तेरे को करना सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये 10 टू द सेंटीमीटर। पावर माइनस 3 यहाँ पे है, ये 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ आ जाएगा। यानी कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 2G अपॉन में, मतलब 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपकी रो की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी रो की वैल्यू आ गई 2 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो तो सही यार, यार कुछ तो बोल दो। Yes, sir. ना तुम्हारे पास Yes, इसकी वैल्यू है रो, अच्छा जी की वैल्यू पे 980 डालना, ध्यान रखना, ठीक है। और रो की वैल्यू तो तुम्हारे पास 13.6 है ही, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देना। पी डालेंगे और रो डालेंगे, आंसर नहीं आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, पहला पार्ट में किसको डाउट है तो पूछ सकता है, फिर आगे चलेंगे। बोलो। नो सर, नो डाउट। ये दिवांश गुप्ता है कौन वैसे बच्चा? शक्ल दिखाइए अपनी, दिखा 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 दिखा। दिवांश यार वेबकैम तो ऑन कर, देख तू कर ले वरना मैं बंद कर दूंगा अपना।
क्या चला गया क्या? मैं मजाक कर रहा था। नहीं है दिवांश। यस सर। क्या दिख वेबकैम नहीं ऑन रहा। क्यों नहीं किया? खोला था मैंने सर। खोला था ऐसे दिखा के एकदम चला गया। चलो सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट। पढ़ो बे। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ each gram mole of Each gram helium mole. gas. ईच ग्राम मोल। हाँ जी, एट कहां पे? टेम्परेचर कितना है? 27 degree. 270 सॉरी 300 293 केल्विन हो गया क्या? बोलो। Yes, sir. Earth Yes, sir. तो भैया फॉर्मूला सीधा याद करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर ग्राम मोल होती है 3/2। तुमने फॉर्मूला डिराइव किया है मेरे साथ कभी क्लास में? सर 300 केल्विन नहीं होगा? क्या बेटा ये अच्छा सॉरी 300 केल्विन। हाँ सॉरी 300 केल्विन। हाँ मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला कभी डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी का? यस सर। नहीं याद किया, करा है। काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ग्राम मोल कितना है? 3/2 RT। सर हीलियम गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बोलो यार। यस सर। तो आपके पास वैल्यू है आर, आपको पता है क्या? 8.314। Yes, टी sir. पता है कितना है? 300 केल्विन सॉल्व कर 300 लोगे? यस सर। चलो थर्ड Yes. पार्ट होमवर्क आपका। हाँ भाई ये तो छोड़ दूं। यस सर। क्या क्वेश्चन है पढ़ो। व्हाट इज आइस थर्मल प्रोसेस? Temperature. बताएगा कोई क्या होती है थर्मल प्रोसेस? Temperature remains constant. हाँ The process in which temperature remains constant. हाँ, ये एक नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाओ एक्सप्लेनेशन में। There is a case in which there is a exchange of Diathermal. heat between system and surrounding for which the walls of a containers are perfectly conducting. When two bodies are said to be in thermal equilibrium? When their temperature becomes equal. When the temperature becomes same, and then in that case their state variables are same. What is the change in internal energy of the system over a one complete cycle in the cyclic process? No internal energy. change. वेरी गुड बेटा। साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जो जहां से शुरू हुआ वो वहीं पे वापस आ जाएगा, यानी इनिशियल स्टेट Yes, वेरिएबल sir. फाइनल स्टेट वेरिएबल के बराबर हो जाएंगे, यानी कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आज 0। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ बेटा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? x इक्वल्स टू 10 इंटू साइन ऑफ 20t प्लस 0.5। हाँ बेटे व्हाट इज 10? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। Amplitude. व्हाट इज 20? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई। व्हाट इज इनिशियल फेज? इनिशियल फेज यानी अप्रोचेस 0.5 Pi. रेडियन। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव्स? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? बोलो यार। Stationary wave. स्टेशनरी वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? व्हेन टू longitudinal or transverse progressive wave coming from two opposite direction superimpose on each other, they produce standing waves. As they are confined in a particular region, they are called standing or stationary. What are the characteristics? याद है किसी को characteristic? पढ़ाए थे क्या क्लास में सर ने? Yes, sir. क्या थे भाई? यस सर। Nodes and antinodes are formed. नोड्स और There is a एंटीनोड्स reason. फॉर्म होते हैं, लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंस पे फॉर्म होते हैं। जो दोनों वेव्स की एनर्जी, इसकी एनर्जी ई, इसकी एनर्जी ई, तो स्टेशनरी वेव की That is एनर्जी twice. 2e। Twice होती है. बहुत 2e। बढ़िया। यानी कि आपको स्पेसिफिकली नोट्स बहुत अच्छे से करने, और आज दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से स्टेशनरी वेव से पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, और एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन अ केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स पढ़ाया है क्या? यस सर। वो Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यार यहाँ तक बहुत है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ बेस्ड हैं, तो पैराग्राफ बेस्ड आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मरा जा रहा है इसमें, कुछ हमें इजी हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो पहले आप अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक दे रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 31 32 33, ये देख लेते हैं फटाफट। लिखा डिराइव अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इन एन इनइलास्टिक कोलिजन। पढ़ाया है क्या मैंने तुम लोगों को? Yes. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ाया है बच्चों, मैंने किया ही पढ़ाया है, मैंने किया पढ़ाया, फिर उनका रेशियो निकलवाया था, याद करो, Yes, sir. Positive ratio. है ना। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कराया है कि नहीं कराया, बट अगर आपके स्कूल में कराया है इनइलास्टिक कोलिजन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन? काइनेटिक रोटेशन की एक डेरिवेशन हमने कराई थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली, याद है क्या? जिससे एक्चुअली हमने Yes. प्रूव किया था कि आई का फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर होता है। बोलो तो सही यार। Yes, sir. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, ठीक है ना। मतलब ये तो एग्जाम्पल पर मैं दे रखी है तो बता रहा हूँ, वैसे जनरली कोई पूछता नहीं, पूछ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है वैसे, ये कितने का? 5 का है ना। Yes, sir. इतने में मैं पूछता नहीं, इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं है ये। हाँ बेटा पढ़ो, क्या लिखा है? फॉर एन एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड मैक्सिमम हाइट। डेरिवेशन याद है मैक्सिमम हाइट की? क्या फॉर्मूला यही है क्या? यस सर। ये 2g आएगा, 2 आएगा या g आएगा बस? 2g। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइयो। 2u sin theta upon रेंज g. का फॉर्मूला बताइयो। u square sin 2 theta by स्क्वायर साइन डिवाइड बाय जी। इनका डेरिवेशन करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेशन, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ जी, डिफाइन रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट एट द हायर मोस्ट पॉइंट ऑफ द लूपिंग ऑफ वर्टिकल सर्कल। याद है? Under root 3 CRM. यहाँ आ Under root जाएगा GL. अंडर रूट 5 अंडर रूट GL, और यहाँ था अंडर रूट 5GL, where L is the length of the string। हमने शायद L की जगह R लिया था क्लास में डेराइव करते हुए। Yes, sir. तुम्हारे स्कूल में अगर ये वर्टिकल सर्कल कराया है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Why a horse has to apply more force start a cart than to keep it in moving? बोलो। रुके हुए कार्ट को चलाने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, चलते वाले में ज्यादा फोर्स नहीं लगती। इनर्शिया ही तो है ये, चेंज इन मोमेंटम ही तो है ये। इंपल्स का फॉर्मूला लगेगा, पढ़े जी। स्टेट क्या है बेटा ये? Pascal's law. एन एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट। मैंने तुम्हें 2 डेरिवेशन कराई थी पास्कल की, एक तो कराया था ये वाला डेरिवेशन, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? Yes. Yes, sir. और ये कराया था ये, याद आता है? Yes, sir. ये डेरिवेशन है पास्कल लॉ की, ये डेमोन्स्ट्रेशन है पास्कल लॉ का। कौन सा करना है तुम्हें? ये वाला सही है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, अगला लिखा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्मॉलर लार्ज पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक, हाँ लिफ्ट होगा यार, प्रेस नहीं होगा। चलो कितना है? 0.09 एंड 1.8 ऐसे था, याद करो। इसका एरिया कितना है? स्मॉल ए 0.09 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? कैपिटल ए 1.8 मीटर। 1.8 मीटर स्क्वायर। इफ 100 किलो WT, किलो वेट, कोई जानता है क्या सारी किलो वेट का मतलब क्या है? अगर इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 9.8 से कन्वर्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इफ 100 किलो वेट इज अप्लाइड एट द स्मॉलर पिस्टन, यहां पे कैलकुलेट द फोर्स डेवलप्ड हेयर। हाँ जी,
तो सर वो तो फॉर्मूला पता है हमें, कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. तो कैपिटल एफ का फॉर्मूला कितना आ गया, स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एफ की वैल्यू आ गई स्मॉल एफ की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल ए की वैल्यू 0.09 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1.8। बोलो तो सही यार। यस सर। सॉल्व करेंगे 200 आंसर आएगा, यानी कि 200 किलो वेट। सही है क्या? अगर डेरिवेशन है वो किसका लिखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। Expansion. हाँ जी बेटा, फॉर्मूला याद करा दें फटाफट, आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा या गामा माइनस 1। 1 minus gamma. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. तो ये हमारा सैंपल पेपर 2 यहां पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम 3rd सैंपल पेपर करेंगे, और इसे रिकॉर्डिंग को यहां रोक देता हूं, फिर बात करता हूं आपसे।